हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वैदिक सभ्यता का निर्माता, वैदिक सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और वैदिक सभ्यता के जो निर्माता आर्य थे वो मूल रूप से कहाँ से थे और इनके बारे में अलग अलग विचार अपन लोगों ने पढ़े थे। और इसके साथ ही हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि विंटरनिस नामक महोदय ने पूर्व वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था ऋग्वैदिक भाग। इसका जो समय था वो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मतलब कि जो टोटल वैदिक सभ्यता है, इस टोटल वैदिक सभ्यता का जो पहला भाग है वो ऋग्वैदिक भाग कहलाता है। इसको ऋग्वैदिक भाग इसलिए कहा जाता है कि ये जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां थी, उन सभी गतिविधियों को जानने का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद था। इस वजह से इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। जब अपन इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इस टॉपिक में अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था या इस सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र था, वो भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था और ऋग्वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था। इसी तरह से हम उत्तर वैदिक काल में भी इन्हीं पांचों बिंदुओं को लेकर इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो सबसे पहला भाग है जिसको अपन बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र। सिंधु सभ्यता के जब अपन वैदिक सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो भौगोलिक क्षेत्र में हमने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में ही आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो अलग अलग था। तो हम जब ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें देखो, हमने जब कल इसका जो पिछली वीडियो में पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो केंद्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। कौन सा क्षेत्र था? सप्त सिंधु प्रदेश। अब देखो, ये सप्त सिंधु प्रदेश है क्या? तो इस सप्त सिंधु प्रदेश की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं सप्त यानी सात, और सिंधु का मतलब होता है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो यहाँ पे जो 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र था, 7 नदियों का क्षेत्र, वो 7 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता था? सप्त सिंधु प्रदेश। तो ये 7 नदियां कौन कौन सी थी? देखो, इसमें सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, व्यास, झेलम और सरस्वती। ये जो 7 नदियां हैं, इन 7 नदियों से निर्मित क्षेत्र ही क्या कहलाता है? सप्त सिंधु प्रदेश। तो कई बार देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि अगर ऋग्वैदिक काल में पूछ ले कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, तो सप्त सिंधु प्रदेश अगर ये आता है तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सप्त सिंधु प्रदेश ऑप्शन में मिलता नहीं अपने को, तो सप्त सिंधु प्रदेश में या तो ये अपने को ऑप्शन में दिख जाएगा, अगर ये नहीं दिखेगा तो इसकी जगह अपने को ऑप्शन में एक शब्द दिखेगा पंजाब व उसके आसपास का क्षेत्र। पंजाब व उसके आसपास का क्षेत्र। आसपास का क्षेत्र मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये वाला इलाका है ना। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपको इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। अब देखो, जब बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र में ही, तो हम इस भौगोलिक क्षेत्र में एक चोटी देखते हैं जिसका नाम है हिमालय की पर्वत चोटी। ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है, जिसका नाम था
मूंजवत पर्वत चोटी। क्या नाम था? मूंजवत पर्वत चोटी। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार बड़े एग्जाम में प्रश्न आया था कि ऋग्वेदिक काल में सोमरस के लिए कौन सी पर्वत चोटी प्रसिद्ध थी, तो वो थी मूंजवत पर्वत चोटी, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग थी। देखो भाई, अब जब अपन बात करते हैं आगे, तो इसी भौगोलिक क्षेत्र में अपन एक शब्द पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रह्मवृत क्षेत्र। ब्रह्मवृत क्षेत्र, कई बार अपने को पता ही नहीं रहता कि शब्द है क्या। तो ब्रह्मवृत जो क्षेत्र है, ब्रह्मवृत क्षेत्र, इसके अंदर आता क्या है, तो यहाँ पे ब्रह्मवृत का मतलब है सरस्वती व द्वस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र। सरस्वती व द्वस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है। और एक शब्द आता है आर्यव्रत। आर्यव्रत, आर्यव्रत क्या है? तो आर्यव्रत में अपन देखते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी समुद्र व पश्चिमी समुद्र के बीच का क्षेत्र। अर्थात इसमें हम बात करते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी की सीमा है और अरब सागर की सीमा है और ऊपर से हिमालय और नीचे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र, इन चारों चीजों के बीच का जो क्षेत्र है वो आर्यव्रत कहलाता है, जबकि सरस्वती और द्वस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रह्मवृत क्षेत्र। देखो, ऋग्वेदिक काल में ही हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इस ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसका नाम है नदी सूक्त। इस नदी सूक्त में वैदिक काल की कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और इन वैदिक काल की नदियों के नाम में से काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं और उसमें पूछा जाता है कई बार कि मिलाने के रूप में किस नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो जब अपन बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये जो नदी सूक्त है, ये नदी सूक्त पहले तो है कहां पे, अपने को ये पता होना चाहिए। तो ये नदी सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है जिसमें कई नदियों के नाम उल्लिखित है और इन्हीं नदियों के नामों में से प्रश्न बनता है कि किस नदी का प्राचीन नाम कौन सा था। इसमें जैसे 7-8 नदियां, जैसे ये सिंधु का जो प्राचीन नाम वो सिंधु ही था, अपने को इस नदी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था। इसके अलावा जैसे सतलज नदी है, रावी है, चिनाब है, व्यास है, सिंधु सतलज रावी चिनाब व्यास, झेलम है, एक है गंडक नदी है, तो इन नदियों के कई बार प्राचीन नाम अपने को देखने को मिलते हैं या एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था वैदिक काल में वर्णित है वो था शतुद्री। क्या था? शतुद्री। रावी का था परुष्णी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी थी। इसी के किनारे अपन आगे पढ़ेंगे एक युद्ध होता है जिसका नाम था 10 राज्य युद्ध, इसके बारे में अपने आने वाले वीडियो में अपन चर्चा जरूर करेंगे। चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी, व्यास का नाम था विपाशा, झेलम का नाम था वितस्ता और गंडक का नाम था सदानीरा। ये कुछ प्रमुख नदियां थी जिनके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और ये प्रश्न जो है मिलान के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, इसी 10वें मंडल की नदी सूक्त में एक और चीज देखने को मिलती है कि इस नदी सूक्त में वर्णित अंतिम नदी जो है, वो अंतिम नदी कौन सी थी? तो वो थी गंडक हो गई, अंतिम नदी गंडक थी।
कहते गंडक नहीं, सॉरी, गोमती नदी। तो इस गोमती नदी के किनारे या अपन ये बोल सकते हैं कि गोमती नदी आर्यों की पूरी सीमा मानी जाती थी। अब देखो जब अपन बात करते हैं आगे की तरफ, तो ये तो वहां ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था। तो जब अपन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में जो शासन का स्वरूप था वो कैसा था, राजतंत्रात्मक शासन का था या गणतंत्रात्मक शासन था। तो ध्यान रखना यहाँ पे मूल रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती क्या थी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो राजा की निर्वाचन का आधार था वो आधार वंशानुगत न होकर उसकी योग्यता होती थी। ध्यान रखना राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो राजा होता था वो सर्वोपरि होता था, लेकिन राजा किसी क्षेत्र विशेष का शासक न होकर एक कबीले के सरदार के रूप में प्रसिद्ध था। कबीले के सरदार के रूप में पहचाना जाता था, ठीक है। और जो राजा था वो इसका निर्वाचन योग्यता के आधार पर होता था, योग्यता के आधार पर होता था। ध्यान रखना जब इसकी बात करते हैं तो इसके अलावा अब राजा तो हो गया, इस राजा का काम क्या होता था, तो राजा का काम होता था सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना और अपने कबीले के लोगों के हितों का ध्यान रखना। ध्यान रखना इस राजा के लिए ही एक प्रश्न जो रीट में आ चुका है, एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसका नाम था गोपा जनस्य। गोपा जनस्य, गोपा जनस्य मतलब क्या होता है, देखो गोपा का मतलब होता है रक्षक, जनस्य यानी जन का, है ना। तो जन के मतलब अपने कबीले के लोगों के, अपने जो जन आता था उस जन का रक्षक होने की वजह से राजा को कौन सी उपाधि मिली हुई थी, गोपा जनस्य। अब ध्यान रखना राजा की प्रशासन में सहयोग करने के लिए कुछ मंत्री होते थे, उन मंत्रियों को ऋग्वेदिक काल में एक नाम दिया गया और वो नाम क्या था, तो वो नाम था रत्नी। क्या कहा जाता था इनको, रत्नी या रत्नी। अब प्रश्न आता है कि रत्नीनों की संख्या कितनी थी, तो इन रत्नीनों की संख्या कुल 12 रत्नी थे। इन 12 रत्नीनों में राजा भी शामिल था। ध्यान रखना इन 12 रत्नीनों में जैसे राजा होता था, पुरोहित होता था, युवराज होता था, मुख्य रानी जिसको महिषी कहा जाता था वो होता था, रथ चलाने वाला रथकार होता था, अब एक होता था पालागल होता था, अक्षमाप होता था। 12 इस प्रकार के रत्नी थे जिनका उल्लेख इस ऋग्वेदिक काल में मिलता है। अब इसके बाद में देखो एक इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का स्तर भी समझ लो कि जो प्रशासन था उस प्रशासन में सबसे ऊपर जो होता था वो जन होता था, जन के नीचे होती थी विष और विष से नीचे होता था ग्राम, विष से नीचे ग्राम। तो जन का जो प्रमुख होता था वो राजा स्वयं होता था, विष का अध्यक्ष विषपति कहलाता था, जबकि ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामीण, ठीक है। अब इसके अलावा जब अपन इस राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं या प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इन राजा के अधिकारों और इन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कुछ प्रशासनिक संस्थाओं के नाम हम पढ़ते हैं और उन प्रशासनिक संस्थाओं में से काफी अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। तो ध्यान रखना इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में या प्रशासनिक संस्थाओं में से रीट के अंदर काफी प्रश्न बने हुए हैं। प्रशासनिक संस्थाओं में अपन बात करते हैं तो मुख्य रूप से 3 संस्थाएं अपने को देखने को मिलती है। प्रशासनिक संस्थाओं में
तीन प्रमुख संस्थाएं देखने को मिलती है, जिसमें जो सबसे पहले होती थी वो थी सभा, दूसरी थी समिति और तीसरी थी विदत। और जो चौथी होती थी एक और थी इसके अलावा, जिसका नाम था गण। क्या थी? गण। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस सभा के बारे में। तो सभा, इस दोनों को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे आज कोई भी राज्य विधानमंडल होता है, विधानमंडल में दो सदन होते हैं, ऊपरी सदन और निम्न सदन। तो ये जो सभा होती थी ये ऊपरी सदन की तरह कार्य करती थी और समिति होती थी वो निम्न सदन की तरह काम करती थी। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते थे और इसमें वृद्ध और अभिजात वर्ग से जुड़े हुए प्रतिनिधि बैठते थे। तो सभा की अपन जब बात करें तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों के जो अभिजात कुल के व्यक्ति थे, अभिजात कुल के व्यक्तियों की ये संस्था थी, व्यक्तियों की संस्था थी। इस सभा में सभा का जो अध्यक्ष होता था वो सभा का अध्यक्ष की अपन जब बात करते हैं तो सभा का अध्यक्ष यहाँ पे सभा के अध्यक्ष की बात करते हैं। दोस्तों समझ आता हूँ कुछ कैमरे की वजह से ये वीडियो 2 मिनट के लिए मैं रोकना पड़ा। चलो अपन बात करते हैं सभा के अध्यक्ष की बात। तो सभा का जो अध्यक्ष होता था वो सभ्य कहलाता था। क्या कहलाता था? सभ्य। और सभा के जो सदस्य होते थे वो सदस्य सुजात कहलाते थे। सभा के सदस्य सुजात कहलाते थे। ध्यान रखना, इस सभा के लिए अथर्ववेद में, सभा के लिए अथर्ववेद में नरिष्ठा शब्द काम में लिया गया है। कौन सा शब्द? नरिष्ठा। नरिष्ठा का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय। अनुल्लंघनीय का मतलब होता है कि ऐसे आदेश जिनका उल्लंघन संभव ना हो। अर्थात सभा में जो आदेश होते थे उन सभा के आदेशों को राजा को मानना अनिवार्य था। कोई भी इस सभा के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। ध्यान रखना, अब दूसरी जो संस्था थी उसका नाम था समिति। समिति, समिति देखो, यह जनप्रतिनिधियों की संस्था थी। यह जनप्रतिनिधियों की संस्था थी। जनप्रतिनिधि की संस्था कैसे? कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते थे और यह समिति ही राजा पर नियंत्रण रखती थी। राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी। और इस समिति का जो अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष, वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे अथर्ववेद के अंदर एक बात कही गई है सभा और समिति के बारे में। क्या कहा गया कि इस अथर्ववेद में सभा व समिति को, सभा व समिति को प्रजापति की, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, सभा व समिति की 2 पुत्रियां या दुहिताएं कहा गया है। दुहिताएं कहा गया है। ध्यान रखना, ये कोटेशन काफी पूछी गई है। एक बार तो ये भी पूछ दिया गया था कि अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी 2 पुत्रियां कहा गया है? तो प्रजापति की, न इंद्र की न किसी अन्य देवता की। जब एक बार ये पूछा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ कहा गया है, तो वो कहा गया है अथर्ववेद में। अब बात करते हैं अपन तीसरी संस्था जिसका नाम है विदत। ये जो विदत थी ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था, जो सबसे प्राचीन संस्था थी तो इसका मतलब इसका महत्व भी ज्यादा था। इसमें मुख्य रूप से सैनिक लूट के बंटवारे का कार्य किया जाता था।
सैनिक लूट के बंटवारे का कार्य किया जाता था। ध्यान रखना, ये जो संस्था थी, इन तीनों ही संस्थाओं में सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था समिति थी और सबसे वरिष्ठ लोगों की जो संस्था थी वो सभा थी। वापस से समझना, सभा, समिति और विदत, इन तीनों में से काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। मैंने बताया कि जो सभा होती थी यह विजात वर्ग के लोगों की संस्था होती थी। सभा का जो अध्यक्ष होता था वो सभ्य कहलाता था, सभा के सदस्य सुजात कहलाते थे। और मैंने ये कहा था कि अथर्ववेद में सभा के लिए एक नरिष्ठा शब्द काम में लिया गया है। नरिष्ठा का मतलब होता है अनुल्लंघनीय, अर्थात ऐसे आदेश जिनका उल्लंघन संभव न हो सके। फिर अपन ने समिति की बात की तो मैंने कहा समिति जनप्रतिनिधि की संस्था होती थी, राजा पर नियंत्रण का कार्य यही संस्था करती थी और समिति का जो अध्यक्ष होता वो ईशान कहलाता था। और हमने ये भी कहा था कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब फिर इसके बारे में अपन ने बात की थी विदत की, तो विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी जिसका उल्लेख सबसे ज्यादा बार मिलता है इन तीनों में से। और इसमें मुख्य रूप से होता क्या था कि इसमें सैनिक लूट का जो माल होता था उस माल के बंटवारे का कार्य किया जाता था। देखो गण, ये भी एक प्रशासनिक संस्था थी ऋग्वेदिक काल में, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें मिलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने ऋग्वेदिक काल की भौगोलिक स्थिति और ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम ऋग्वेद काल की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। इस YouTube चैनल में मैं हिस्ट्री से संबंधित अनेक प्रतियोगिता में जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूं और इनमें कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा उन प्रश्नों का समावेश करूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली आप उनकी क्वेश्चनों का आंसर दे सको। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।